काव्य सिद्दीकी है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास 12th की एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मेरा टारगेट ये है क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊं। क्वेश्चन से मेरा मतलब है न्यूमेरिकल। आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है और खासकर फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो मैं गिने चुने 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बोर्ड्स में आ भी सकते हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कुछ चीजों के अंदर, और हो सकता है कि क्वेश्चन आपने मोस्टली देखे भी ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। कहता है इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, अगर एक बॉडी, इफ वन बॉडी 10 to the power -9 इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक सेकेंड के अंदर, तो बताओ हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। कितना टाइम लगेगा एक कूलम चार्ज उस बॉडी से निकलने में। देखिए एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। देखिए हम लोग C इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू एनी करेंगे। यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू एनी आप भी जानते हैं, Q है 1 कूलम, N मालूम नहीं, और ये है 1.6 10 to the power -19। मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूं कि आपको ये बेसिक चीजें पता हो। इसको नीचे ले जाएंगे और N इज इक्वल्स टू 1/1.6 10 to the power -19, और ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 को 0.625 10 to the power ऊपर जाके पॉजिटिव 90। अब एक 10 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एक कूलम में। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये निकालनी पड़ेगी और याद से निकालने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एक सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो किया गया है N/T is equals to 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। ये वही तो दे रखा है कि इसका मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं टाइम में, है ना। तो हम यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टाइम दे रखा है ना, तो हम एक काम करेंगे, ये एक सेकंड का है। ठीक है, हम T को दल ले जाएंगे, N को, N क्या निकाला हमने, ये निकाला। ठीक है, हम क्या करेंगे, N की जगह रख देंगे 6.25 10 to the power 18 डिवाइडेड बाय 10 to the power 9 और T उधर चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें यही लॉजिक लगता है कि अगर एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इतनों को इतने से डिवाइड कर देंगे। वही मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो जब मैं T की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी 6.25 10 to the power 9 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा 10 to the power 9 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर मैं इसे करना चाहता हूं आवर्स में या फिर ईयर्स में, तो ईयर्स में मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6.25 10 to the power 9 को एक सेकंड से पहले मिनट में जाना पड़ेगा। एक सेकंड में, एक मिनट में 7 सेकंड होते हैं, फिर मिनट से आवर में जाना पड़ेगा, एक आवर में 60 आवर्स होते हैं। उसके बाद एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक साल में 365 दिन होते हैं। और यहाँ पे जो इसका आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक जो है इसका आंसर 198, अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स है। मैंने अपनी सहूलत के लिए इन सबके आंसर निकाल के रखे हुए हैं, देख सकते हैं इनकी आंसर हैं, ताकि मुझे कैलकुलेशन ना करना पड़े, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वीडियो में कैलकुलेशन करूं। ठीक है, और ये कैलकुलेशन करना इज नॉट इजी एट दिस टाइम। तो आधा घंटा कैलकुलेशन, 15 मिनट 10 मिनट कैलकुलेशन निकल जाएंगे, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो लंबी भी ना हो और काम भी हो जाए। तो अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स लगेंगे अगर एक सेकंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि एक कूलम के अंदर 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अगर एक कूलम बॉडी से निकालना है तो 198 ईयर्स लगेंगे अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मेथड बेस था Q इज इक्वल टू एनी पर और थोड़ी सी मैथमेटिक्स पर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हमारे जो अगला क्वेश्चन होगा, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये मिल्कियन
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इससे पता लगाया था चार्ज ऑन दी रेडियस ऑफ दी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। आइए इसे करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या दे रखा है हमें, पहले चीजों को देखना है, दे क्या रखा है हमें, ठीक है। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स, 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन मतलब 12 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको स्टेशनरी मतलब एक नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कुछ ड्रॉप्स डाले गए हैं ऑयल के, तो उसने क्या करा है, स्टेशनरी हो गए, रुक गए हैं, ठीक है। और किसकी वजह से रुक गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रुक गए। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2.55 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। इन मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, हमें यहाँ पे डेंसिटी भी दे रखी है ऑयल की, क्योंकि इसका यूज होगा कहीं ना कहीं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें दे रखी है ऑयल की डेंसिटी। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, आपको ड्रॉप की रेडियस निकालनी है। सर रेडियस फॉर्मूला कहां से बनाएंगे, कोई बात नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। देखिए इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे ऊपर की साइड एक फोर्स लग रहा है जो इसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है, और नीचे इस पे क्या लग रहा है, अपना उसका वेट लग रहा है। ऊपर लग रहा है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे लग रहा है mg। अब ये स्टेशनरी हो गया तो उससे क्या होगा, जो Fe होगा वो mg के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट ये है कि आप यहां पे जब इसको लिखेंगे तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। 1 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम में 1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर में तो 10 to the power -2 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 10 to the power -6 मीटर क्यूब होंगे। तो 10 to the power -6 मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं। अब सेंटीमीटर, सॉरी नीचे आएगा ये 10 to the power 6, ठीक, -6, और ये हो जाएगा 1.26 10 to the power -3, और ऊपर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा 1.26 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पहला काम ये करना है आपको, क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आइए आगे चलते हैं, हमारे पास डेंसिटी आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे Fe इज इक्वल टू mg। यहाँ पे मास का कोई काम नहीं है, मास गिवन भी नहीं है, यहाँ से मास को हटाएंगे। देखिए हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमारे पास मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम Fe इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, QVG। अब हमें भी पता है कि यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है और यहाँ पे फोर्स दे भी नहीं रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, तो हम भी जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, Fe इज इक्वल टू QE। यहां से हम Fe को हटा के क्या लिख देंगे, QE इज इक्वल टू रो VG। हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम पे आना पड़ेगा, QE रो G। और जो वॉल्यूम है क्योंकि स्फेरिकल शेप का है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप जो है दैट्स द रेडियस ऑफ द ड्रॉप जो होगी वो स्फेरिकल शेप की होगी, तो स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। यहां से r के लेकर r को छोड़कर सब कुछ चले जाएंगे, तो हमारे पास r³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, r³ इज इक्वल टू 3 ऊपर चले जाएगा 3QE अपॉन रो G, ठीक है, 4 रो G पाई, और क्यूब रूट की वैल्यू ले जाएंगे तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट 3QE अपॉन 4 रो G पाई। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे, r इज इक्वल टू क्यूब रूट, ठीक है, 3 इंटू क्यू। अच्छा Q इज इक्वल टू एन हो जाएगा यहाँ पे, तो एक और फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन की बात करी है, ठीक है, तो क्यूब रूट 3 इंटू NE अपॉन 4 रो G पाई। यहाँ पे सबकी वैल्यू रख देंगे, 3 इंटू 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको 2.55
10 to the power 4 डिवाइड बाय क्या है नीचे 4 रो, रो कितना निकाला था हमने अभी 1.26 10 to the power 3 और क्या है जी 9.8 3.14। और जब हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो इसका आंसर आएगा हमें और जो आंसर मिलेगा हमें वो मिलेगा 9.82 10 to the power -7 मीटर। ठीक है, या फिर हाँ इतना मिल जाएगा 9.2 इंटू 10 to the power -7 मीटर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 11th क्लास में से बहुत क्वेश्चन किया हमने। इसमें इक्विलिब्रियम में रहती है चीज, और इक्विलिब्रियम में चीज तब आती है जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर ले। एक ड्रॉप गिरा दी, ऑयल की ड्रॉप गिराई है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ऊपर नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ऊपर की साइड, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की साइड, और दोनों को बैलेंस कर लिया तो Fe = mg हो गया। और Fe की जगह हमने QE लिख दिया तो QE = ρVg हो गया। मास को हमने ρV लिख दिया, V की जगह 4/3 πr³ लिख दिया, और R की वैल्यू निकाल ली। R की वैल्यू आई डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो ये भी लगा सकते हैं, R³ = 3QE/4 ρg पाई। ऑयल मिल्क एंड ऑयल एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस हार्ड आपको यहाँ लगेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। आप क्यूब रूट निकालना सीख लीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपको क्यूब रूट निकालना ही पड़ेगा। देखिए ठीक है, तो अगर थोड़ा हार्ड पेपर बना, लेंथी पेपर बना, तो इसके आने के चांसेस लिटरली ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, आप देख लीजिएगा। पहले कन्वर्जन भी किया जाएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको ज्यादातर, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब बदलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, बार बार चेक करना पड़ता है माइक चल रहा नहीं चल रहा। ठीक है, टू चार्जेस A, चार्ज Q and B, charge 2Q are located at a point 0,0 and A, respectively. Let I and J be the unit vectors along x-axis and y-axis respectively. Find the force exerted by A on B in terms of I and J. फोर्स निकालना है आपको जो कि एक्सर्ट हो रहा है बाय A ऑन B। देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, और चार्ज कौन सा है, वो A। ठीक है, जो कि 0,0 पे रखा हुआ है। दूसरा चार्ज है जो कि A पे रखा हुआ है, वो है 2Q। ठीक है, यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये A हो गया, ये भी A हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है। क्योंकि डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो मैं भी निकाल देता हूं। इन दोनों के बीच डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहां आ जाएगी A√2। ठीक है, जब आप याद रखिए कहीं भी ऐसी चीज आ जाए, ये हो जाएगी A√2। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोगों को डिस्टेंस निकाल गई हमारी, लेकिन हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म वाला जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर। ठीक है, R वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जाता है R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर होगा जो कि इस पोजीशन पे वेक्टर बन रहा होगा। यहां पर ये A डिस्टेंस पर है, I भी A डिस्टेंस पर है, और J भी, तो ये लिखा जाएगा AI और AJ, और यहां R1 लिखा जाएगा 0I प्लस 0J। तो यहां पे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AI प्लस AJ माइनस 0I माइनस 0J। तो हमारा जो R वेक्टर बन जाएगा वो इतना बन जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म याद रखिएगा, इसमें R³ नीचे होती है और R वेक्टर ऊपर होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके अंदर R वेक्टर निकल गया हमारा, ठीक, और ये डिस्टेंस भी हमें पता है। तो F = K Q, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं। ठीक है, Q इंटू 2Q इंटू R³ A√2³ इंटू R वेक्टर। R वेक्टर हमारा क्या है, AI AJ। वहां से एक कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा 2KQ² अपॉन, क्यूब करेंगे तो A का क्यूब इंटू 2√2, यहां से एक कॉमन ले लिया, बचेगा I प्लस J। A से एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो F वेक्टर का फॉर्मूला बनेगा KQ² अपॉन
√2a² आई कैप प्लस जे कैप। इन टर्म्स ऑफ आई और जे निकालना था, तो ये बनेगा हमारा फॉर्मूला। बड़ा इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको वेक्टर्स को सॉल्व करना आता है ना, तो वेक्टर्स में कोई खास बात नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का यूज जब हम करते हैं तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर कैसे निकालते हैं, r2 वेक्टर निकाल लेंगे जो कि था a आई कैप और a जे कैप, और r1 निकाल लेंगे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है। बिना देरी करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन, ठीक। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू इक्वल स्पेयर्स ईच weighing 1 gram hang by two equal silk thread from the same point. The spare are charged within contact and come to rest with their center 2 centimeter apart and 20 centimeter vertically below the point of support. Find the charge on the spare. देखिए जी, दो चार्ज स्पेयर है, ठीक है, इस तरीके से। हमें इनका चार्ज तो नहीं पता, हमें उनका चार्ज निकालना है बेसिकली। और इन दोनों के सेंटर जो हैं वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। और जो सपोर्ट है, सपोर्ट से ये 20 सेंटीमीटर की बिलो है, नीचे है। ये मैं एंगल ले लेता हूं, थीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी। कहता है फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। देखिए ये दोनों अगर इक्वल चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को या तो रिपेल कर रहे होंगे या अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और ये जो थ्रेड है इस पे क्या लग रही होगी, इसकी वजह से टेंशन लग रही होगी। और हम जानते हैं कि टेंशन हमेशा कैसे लगती है, ऊपर की साइड लगती है टेंशन। अब टेंशन क्योंकि ऐसे नहीं है, ऐसे में टेंशन होती कोई दिक्कत नहीं थी, किसी एंगल पे था। लेकिन अगर टेंशन किसी एंगल पे आ जाए तो आपको पहले हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा रखना पड़ेगा वर्टिकल अल्टरनेटिंग एंगल की वजह से। ये दोनों लाइन जो होगी पैरेलल होंगी, ठीक है। इस कारण होगा क्या, इस कारण ये होगा कि यहाँ पर जो टेंशन है उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, टी कॉस थीटा और यहां बन जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो स्पेयर है इसमें एक फोर्स लगा रहा होगा इधर की साइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और नीचे की साइड लग रहा होगा इस पे mg वेट। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर लग रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ लग रहा होगा टी साइन थीटा, ऊपर लग रहा होगा टी कॉस थीटा और नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है। और ये क्योंकि रेस्ट में आ चुका है, अपनी पोजीशन इसने ले ली है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विलिब्रियम में है। और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, लेफ्ट वाले फोर्स इज इक्वल टू राइट वाले फोर्स, ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि Fe इज इक्वल टू टी साइन थीटा और mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। मैंने ये इसलिए लिखा है, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा यहां से t कट जाएगा। मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। Fe अपॉन mg इज इक्वल्स टू t sin थीटा अपॉन t cos थीटा। यहां t से t कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos 10 हो गया। तो Fe इज इक्वल्स टू 10 अप थीटा mg, 10 थीटा mg। लेकिन हमें क्या निकालना है, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी लग रही होगी, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर 10 थीटा mg। अब यहां से 10 थीटा भी हटाएंगे, वो इसकी हेल्प से हटाएंगे, अभी रुक जाइए आप। अब मुझे चार्ज निकालना है, दोनों पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज पे ये क्या हो जाएगा, k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 थीटा mg। r स्क्वायर चला जाएगा, k से चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10 थीटा mg r स्क्वायर अपॉन k। और Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू अंडर रूट 10 थीटा mg r स्क्वायर अपॉन k। ये फॉर्मूला बन गया, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब आ जाइए जरा इधर। पहली बात तो जो r दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों को ना ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगी। क्यों सर, इसका क्या काम है, इसका काम बताता हूं मैं क्या है। ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है, 1 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर,
ठीक है 90 थीटा। यहां से टेन थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जहां पर थीटा और 90 होता है वो बेस होता है, उसके सामने वाला हमारे पास क्या होगा? बेस परपेंडिकुलर होगा। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/20। ठीक है 1/20। और आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब हमें। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? सब कुछ ही आ गया हमारे पास। टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1/20। ठीक है इनटू m, मास कितना है? 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब मास जो है हमें 1 ग्राम दे रखा है। ठीक है 1 ग्राम का मतलब 10 टू दी पावर -3 kg। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -3 इंटू जी 9.8 इंटू आर। आर कितना है? 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। ये बाहर निकल सकता है। के का होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। बहुत सारी चीजें तो यहां से बाहर निकल रही है। ठीक है जैसे क्या क्या बाहर निकल रहा है? ये बाहर निकल जाएगा पूरा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक और ये ऊपर चला जाएगा, यहां से 3 बाहर आ जाएगा। 10 टू दी पावर ये बाहर नहीं आएगी, रुक जाओ। ठीक है ऊपर चला जाएगा ये 9.8 डिवाइड बाय 20 और 10 टू दी पावर -12 हो जाएगा। तो Q निकल जाएगा Q 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 10 टू दी पावर -6 अपॉन 3 अंडर रूट 9.8 डिवाइड बाय 20। देखिए बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रूट निकालना पड़ेगा। मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। इसका आंसर बहुत इजी है। तो इसका आंसर जो आया है चार्ज वो आया है 4.667 10 टू दी पावर -9 कूलम। इस तरीके से आप चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है तो कोशिश की है बहुत आसान वे में समझाने की और मेरे ख्याल समझ में भी आ गया होगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली काफी मिल सकते हैं, एमसीक्यूज में मिल सकते हैं। ठीक है तो आप इन चीजों को याद कर लीजिए जब ये सिचुएशन आए। इस सिचुएशन जनरली ये सिचुएशन में क्या होता है? Fe tan sin थीटा इक्वल होता है और P cos थीटा इक्वल mg होता है। और जब हम डिवाइड करते हैं तो बन जाता है Fe tan थीटा mg। ठीक है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, जिससे चीजें खुलेंगी, दिमाग खुलेगा। ठीक है ज्यादा देरी ना करते हुए, अगर आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही है आप प्लीज 2x पे चला लीजिए, बिकॉज मैं स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसने पूरे साल नहीं पढ़ा, तो उसको समझ में आ जाए कुछ चीजें। ठीक है धीरे धीरे। फिर एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल हो रहा है और उसकी डिस्टेंस जो है 1.5 सेंटीमीटर है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड चीजें लिख लेते हैं। जो डिस्टेंस दे दी फॉल की वो 1.5 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10 टू दी पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.4 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। The direction of the field is reverse. Direction of the field is reverse कर दी गई and keeping its magnitude unchanged. Magnitude same रखा गया and a proton fall through the same direction. और यहाँ पे एक प्रोटॉन को फॉल कराया गया। Compare the time, compute होता, compute the time fall in each case. दोनों केस में आपको टाइम कंप्यूट करना है, टाइम निकालना है कि दोनों केस में टाइम कितना लगेगा नीचे आने में। ठीक है तो आइए चलते हैं, क्योंकि टाइम निकालना है, डिस्टेंस दे रखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगना लाजमी है। अब एक बात समझते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितनी फोर्स लग रही होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे चल रहा है तो इस पे एक फोर्स लग रही होगी, इसे अपनी तरफ खींच रहा होगा। कितनी फोर्स लग रही होगी? F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E लग जाएगा। अब यहां पर आप सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि F का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। ठीक है F का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। मैं क्यों निकलवा रहा हूं कि एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये A हो जाएगा Q अपॉन E अपॉन QE अपॉन m। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि ये इनिशियली यहां से जब फॉल कराया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 दी गई होगी, क्योंकि जिक्र नहीं किया गया।
जिक्र नहीं किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, तो s कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। यहां से हम a की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू QE अपॉन m t स्क्वायर। टाइम निकालना है, बाकी सबको उधर भेजते हैं। 2sm अपॉन QE इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2se अपॉन सॉरी 2sm था यहां पर, ठीक है, 2sm अपॉन QE। अब दो केस बन गए, इस केस में दो केस कैसे बन गए, जब आप इलेक्ट्रॉन के निकालें, जब आप इलेक्ट्रॉन का निकाले तो अंदर फॉर्मूला हो जाएगा 2sm ऑफ इलेक्ट्रॉन Q ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E। सारी चीजें सेम है, पर आप भी जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखना है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना रखना है, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे प्रोटॉन के लिए, तो अंदर हो जाएगा 2smp अपॉन QP इंटू। तो यहां जो मास रखा जाएगा वो रखा जाएगा 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, और यहां रखा जाएगा 1.67 10 टू द माइनस 27, और चार्ज भी वो रखा जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो यहाँ पर जो आंसर आया था, आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा हो सर आंसर चेक कर रहे हैं, मैं एक्चुअली कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो टाइम आया था वो आया था 2.9 10 टू द पावर माइनस 9 सेकंड्स, ठीक है, और जो प्रोटॉन का टाइम आया था वो आया था 1.2 10 टू द पावर माइनस 7 सेकंड्स। तो इस जरा से फॉर्मूले से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि रिलेट करेंगे, इट विल रिलेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, इस जैसे आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है, तो हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना, हमें इन्हें बहुत अहमियत समझ के पढ़ना है इनकी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज प्लीज खुद डाल के आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं बार बार पीछे से जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वीडियो चल रही है, बैक कैमरा है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं बोलता रहता हूँ वीडियो चलती रहती है, कभी कभार वीडियो बंद हो जाती है, माइक बंद हो जाता है, तो इसलिए मैं चेक करता रहता हूँ चीजों को, क्योंकि मैं अकेला हूँ, यहाँ पे कोई है नहीं, और मेरी मेहनत खराब ना हो इसलिए मैं बार बार पीछे ले आता हूँ कैमरे के देखने के लिए कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन इसके अंदर कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.5 मीटर डायमीटर हैज अ surface charge density of 80 माइक्रोकूलम। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। 80 माइक्रोकूलम मतलब 80 इंटू माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और जो हमारा स्फीयर है उसकी हमें डायमीटर दे रखी है, डायमीटर इज इक्वल टू 2.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2.4 डिवाइड बाय 2, r इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। बोलता है चार्ज निकालो, और चार्ज के बाद क्या निकालो, फ्लक्स निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज कैसे निकलेगा, जो हमारा सिग्मा होता है ना, सिग्मा क्या होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन एरिया। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। हमारा स्फीयर जो है उसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, पहले तो हमने सिग्मा की वैल्यू रखनी है 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि वो स्फीयर है, स्फीयर के बारे में बात करी जा रही है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी 4, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2, रेडियस रख दी, सारी चीज रख दी। इन सबको कैलकुलेट करके जो हमारा चार्ज का आंसर आ रहा है ना, अभी देखते हैं हम लोग, तो वो आ रहा है 1.44 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है। और देखिए वीडियो तभी तेजी से बन सकती है जब मैं इसकी वैल्यूज को खुद कैलकुलेट ना करूं और आंसर देख के लिख दूं, ताकि आप खुद कैलकुलेट करें और फिर चेक करें सही आंसर है या नहीं। उसके बाद क्या निकालना था, बी पार्ट के अंदर, ये हमारा ए पार्ट था, उसके अंदर हमें निकालना था व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस, फ्लक्स निकालना था। देखिए हम यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाएंगे, और गॉस थ्योरम कहता है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर फ्लक्स निकालना है, चार्ज पता ही है हमें, नेट चार्ज कितना है 1.44 10 टू दी पावर माइनस 9, ठीक है। मैं एक आसान तरीका बताता हूं आपको उसको करने का। हम लोग क्या करें, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लें, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लें, 4 पाई से डिवाइड कर लें, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू के क्यू 4 पाई, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं 4 पाई के क्यू। अब ये थोड़ा मल्टीप्लाई में आसान हो जाता है, 4 इंटू 3.14 इंटू के 9 इंटू 10 टू पावर 9, और चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.44 10 टू दी पावर
-9। देखिए जब आपको चार्ज निकालना हो तब ऐसा मत करिएगा, जब आपको फ्लक्स निकालना हो तभी ऐसा करिएगा, जैसे मैंने आपको बताया 4 पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई से डिवाइड। और जो इसका आंसर आ रहा है ना हमारे पास, वो आ रहा है फ्लक्स जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 1.63 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इजी है, हल्का है, सबको समझने आने वाला है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज 6 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस हमें दे रखे हैं 6 माइक्रोकूलम के और दूसरा दे रखा है 2 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच में फोर्स लगती है 12 न्यूटन। F is equals to 12 न्यूटन। कहता है if charge Q is equals to -2 microcoulomb is added to each of the charges, find the new force of interaction। हमने क्या किया, एक चार्ज लिया Q -2 माइक्रोकूलम और उसमें ऐड करके उसमें भी ऐड कर दिया। हम नया चार्ज निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 -2। देखिए जब चार्ज के पास माइनस साइन लगा होता है ना, साइन के साथ लेना होता है, एडिंग में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में साथ लेना है साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। और दूसरा चार्ज निकालने का 2 -2, ये कितना हो गया 0। अब निकालना होता है नया, ये एमसीक्यू आ सकता है इसलिए मैं करा रहा हूं। जो नया हमें फोर्स निकालना है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर K इंटू, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। अब साफ साफ दिख रहा है कि एक चार्ज जो है वो 0 आ चुका है। ठीक है, वो सारी चीजों को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो F डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो इसका आंसर है 0 फोर्स। ठीक है, 0 फोर्स देगी। ऑब्वियस बात है, एक चार्ज 0 हो गया ऐड करने के बाद, तो चार्ज, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, जब एक चार्ज बचेगी तो दूसरे पे क्या फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, बार बार ये बोलना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है क्योंकि टाइम है ही नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, इतने कम दिन बचे हैं, आज 2 या 3 तारीख, जो भी आज तारीख है, जब ये वीडियो अपलोड हो रही है उसके बाद बताइए आप मुझे किस तारीख को आपका पेपर है। बहुत कम टाइम बचा है, तो इसलिए टाइम वेस्ट किसी भी चीज में नहीं करना। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 8 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, 2 क्वेश्चन और रह चुके हैं। 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। दो चार्जेस हैं, QA नाम है प्लस Q और दूसरा QB है वो है माइनस Q। ठीक है, इनके बीच में फोर्स लगती है F। तो देख लेते हैं फोर्स कैसे लगेगी। F इज इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो इनके बीच में फोर्स लग रही है K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस चार्जेस अलग अलग है। कहता है इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, 25% इसका चार्ज इसमें ट्रांसफर हो चुका है, तो पहले तो इसमें से जाएगा, जब इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा, Q माइनस जाएगा 25% किसका, Q का। यहां से हम लेंगे 100Q माइनस 25Q अपॉन 100। ठीक है, 75Q अपॉन 100, 25 से डिवाइड कर देंगे, 25 3 जा 25 4 जा 3Q by 4 चार्ज बचेगा इस पे। ये 25% चार्ज उधर गया है तो उधर ऐड किया जाएगा QB में। ये नया चार्ज आ गया माइनस Q प्लस 25 by 100Q। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 100Q प्लस 25Q डिवाइड बाय 100। तो ये हो जाएगा माइनस 75Q अपॉन 100 और ये भी कितना आ जाएगा माइनस 3Q by 4। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हमें साइन नहीं रखना है क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इसमें 3Q by 4 और ये भी 3Q by 4। नया चार्ज निकालने गए, नया फोर्स निकालने का, तो ये क्या रखा K Q डैश A Q B डैश अपॉन R स्क्वायर, K अपॉन R स्क्वायर इंटू Q A की जगह रखा 3Q by 4, यहाँ पे रखा 3Q by 4। यहां पर आ गया हमारे पास 9/4 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और के क्यू बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी F। हमारे पास जो फोर्स बना वो बना F डैश इज इक्वल टू Q 9/4 F। तो लिख देता हूं F डैश इज इक्वल टू 9/4 F। तो हमारा जो अब नया फोर्स है दोनों चार्जेस के बीच में, जो हमने ट्रांसफर किया है 25% ऑफ A टू B, तो तब हमारा फोर्स क्या हो गया 9/4 टाइम्स फोर्स बन चुका है। ठीक है, बढ़ गया फोर्स। ठीक है, पहले F था, अब 9/4 हो गया, 9/4 क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो अब हमारा फोर्स जो है वो बढ़ चुका है जब हमने ट्रांसफर किया अपने चार्जेस को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें डायग्राम दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, लेकिन वो एक्स एक्सिस से 1 मीटर की दूरी पर दे रखा है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को इसकी जो लेंथ दे रखी है
वो 1 मीटर दे रखी है, 1 मीटर। ठीक है, कहता है hollow cylindrical box of length 1 meter in area of cross section 25 centimeter square is placed in a three dimensional coordinate system as shown in figure. The electric field in the region is given E is equals to 50x I cap, where E is in Newton per coulomb, x is in meter. Find the net flux through the cylinder, charge enclosed by the cylinder. देखिए जब भी आप गॉस थ्योरम लगाएंगे ना, यहाँ पे तो गॉस फ्लक्स वाली थ्योरम लगाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे सरफेसेस को काटना पड़ेगा, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस। ठीक है, अब देखना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ जा रहा है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, पर एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर होता है। इस केस में यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180। इस केस में हमारा एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90। ठीक है, तीसरे केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 0। तो तीनों केस में अलग अलग हमारा क्या निकलेगा, जैसे हम लोगों ने इसकी डेरिवेशन भी की थी वायर वाली, उसके अंदर हमने एक वायर के अंदर एक ग्लास में वो बनाया था, सिलेंडर बनाया था, गॉसियन सरफेस बनाया था। इस तरीके से हम लोगों को लेना है। हम लोग जब फ्लक्स निकालेंगे ना, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स फाई नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा, ई ए cos थीटा। ठीक है, अब मेन चीज आती है एरिया चाहिए सर, एरिया चाहिए सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड केस नंबर 1, केस 1, केस 1 मतलब पहला सरफेस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितनी दूर है, 1 मीटर। तो यहाँ पे हम 1 मीटर रख देंगे, 50 की जगह 50x की जगह 1 रख देंगे, E इज इक्वल्स टू 50 I कैप रहेगा। ठीक है, जब हम ऑलरेडी cos थीटा ले रहे हैं तो I की जरूरत नहीं है। और एरिया, एरिया दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो केस नंबर 1 में फ्लक्स 1 निकाल लेते हैं। फ्लक्स 1 कितना होगा, ई ए cos थीटा। ठीक है, मैंने बताया था इसके बीच का एंगल कितना है, 180। ई की जगह रख दिया हमने 50, ये हो गया हमारे पास 50 सॉरी 50 नहीं है, ये गलत लिख दिया हमने थोड़ा सा, 25 है, 25, तो ये हो गया 25 10 टू द पावर -4 इंटू cos 180। cos 180 की वैल्यू आप सब जानते हैं -1 होती है, तो ये हो जाएगा, ये 0 उधर दे देंगे, तो -125 10 टू द पावर -3, ये हमारा फ्लक्स आ गया पहला वाला। ठीक है, अब जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में तो कुछ करना ही नहीं है। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये cos 90 हो रहा है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो दूसरा वाला सरफेस जो है 0 फ्लक्स बनाएगा। तीसरे पे जाते हैं, केस नंबर 3, जहां पर एंगल जो है हमारा 0 हो रहा है, तो हम फ्लक्स निकालने गए, फ्लक्स 3 इज इक्वल्स टू ई ए cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा केस 3 में, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, देखिए E इज इक्वल्स टू 50x है ना, 50 इंटू 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर पे जाके वो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मीटर पे आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आगे जाके जो है वो नॉन वेरिएबल है, तो सॉरी वेरिएबल है, आगे जाके चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा 100 इंटू a इज व्हाट 25 10 टू द पावर -4। एक काम करते हैं, दोनों की पावर सेम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 250 इंटू 10 टू द पावर -3। अब हम निकालते हैं नेट फ्लक्स, फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू phi1 plus phi2 plus phi3। phi1 is what, -125 10 to the power -3 plus 0 plus 250 into 10 to the power, क्या कर रहे हैं सर, प्लस का साइन लगाइए, ये आ गया प्लस 250 प्लस 10 टू द पावर -3। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 125 प्लस 150 होता है, तो 125 10 टू द पावर -3, ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब हमें खाली ये नहीं निकालना था, चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, गॉस थ्योरम लगा देंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, बी पार्ट के अंदर फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू निकालने जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फाई को, फाई है 0.125। ठीक है,
और ये हमारा 8.85 10 to the power -12। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा ना, देख लेते हैं कितना आ रहा है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.107 10 to the power -12 कूलम। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, यहाँ पे 1 मीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 50 होगी। यहाँ क्योंकि 2 मीटर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट, बेहतरीन, जो भी कहना चाहे यहाँ पे। देखिए अब हम अगले लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ना। समझ तो गए होंगे आप। आपको तेज लग रहा है तो स्लो कर लीजिए, स्लो लग रहा है तो तेज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 × 10 to the power 3। ये 10 to the power 3 लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है -1 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर to pass through a spherical Gaussian surface of radius of 10 centimeter radius। रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। Centered on the charge, the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface। देखिए Gaussian surface की अगर हम रेडियस को डबल कर दें, 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, आधा कर दें, फ्लक्स पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स इफ यू डबल द रेडियस ऑफ द Gaussian surface। तो पहले वाले का आंसर याद रखिएगा, द रेडियस ऑफ डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हम लिखेंगे there will be no change in the flux if we doubled the Gaussian surface, as flux do not depend on radius of Gaussian surface। ठीक है, Gaussian surface के रेडियस पे डिपेंड करता ही नहीं है। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम अपने यहाँ पे वो लगाते हैं Q इज इक्वल phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इज इक्वल टू phi इंटू एप्सिलॉन नॉट। phi कितना दे रखा है हमें, -1 इंटू 10 to the power 3 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 to the power -12 होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -8.85 10 to the power, ये हो जाएगा -9 कूलम। ठीक है, तो इतने आसान क्वेश्चन पहले चैप्टर के क्वेश्चन मैंने ज्यादातर कवर कर दिए हैं। ज्यादातर कोशिश करिए कि हर टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आऊं। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है, बहुत रिसर्च के साथ ये वीडियो बनाई है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करिए। और आगे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर चैप्टर के मैं ऐसे ही 10 न्यूमेरिकल लाकर जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आ सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल है, वो डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। और कोशिश ये भी कर रहा हूँ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें थ्योरी लिख कर आनी होती है, वो उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखे भी, समझे भी, टाइम का यूटिलाइजेशन करें, ज्यादा टेंशन में ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ना एक सीरीज ऐसी बना लें कि क्वेश्चन जब हम देखें तो हम इनको साथ साथ सॉल्व करें, अगर आता है तो और आंसर मैच करें। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों की गुजारिश है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बहुत कम टाइम बचा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।